बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 9706/32, उसका फेब मार्च 2019 का पेपर 3 करने जा रहे हैं। पेपर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। इसके अलावा 2021 और 2020 के जो पेपर्स हैं वो भी मैंने कराए हैं, आपको कराची हंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। The following information for F Limited is available at 31st March 2018. F Limited की ये इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है 31st मार्च 2018 की। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है, परचेजेज आपको दी हुई है, सेल्स रेवेन्यू आपको दिया हुआ है, ट्रेड पेएबल दिया हुआ है और ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है। रेशो एनालिसिस का बेसिकली ये क्वेश्चन है और प्रीवियस पहले भी ये सवाल आते रहे हैं, मैंने कराए हैं। जाकर अगर आप देखें और आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो शुरू से जो प्रीवियसली पेपर्स आए हैं उसमें ये सवाल जो आया है कि आप प्रैक्टिस करेंगे। और फिर मैंने सिलेबस बताया था कि कैम्ब्रिज का सिलेबस अगर आप लें तो उसमें रेशो बाकायदा उनके जो फार्मूलाज हैं वो लिखे हुए हैं सारे के सारे, तो उसको ज़रूर देखें। हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं यहाँ क्या पूछता है। रिपीटेड है, यहाँ देखें पूछ रहा है रिक्वायर्ड में कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल साइकिल इन डेज। ये लास्ट टाइम भी प्रीवियस पेपर्स के अंदर भी फ्रीक्वेंटली ये पूछता रहा है। तो ट्रेड रिसीवेबल आपको दिया हुआ है, ऑल परचेजेज एंड सेल्स वर ऑन क्रेडिट। जितनी भी परचेजेज और सेल्स है वो सब क्रेडिट के ऊपर है। तो वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 20% हायर देन एट 1 अप्रैल 2017 की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको 240,000 दी हुई है। ये कहता है कि 20% जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी 1 अप्रैल 2017 को, वो 20% कम थी। अगर ये 20% ज़्यादा थी, वॉज हायर, तो इसका मतलब है वो 20% कम थी। तो अगर हम निकालना चाहें इसको कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, तो मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाय 120। 120 क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये 240,000 की जो फिगर है वो 20% हायर है ओपनिंग इन्वेंट्री से, तो इसको हम 120% ट्रीट कर लेते हैं। तो 100% प्रीवियस ईयर की जो ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, बल्कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी इस साल की, वो डेफिनेटली प्रीवियस ईयर की वो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी जो इस साल आके 1 अप्रैल को ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी। इसको हम निकाल लें 240,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाय 120, व्हाट वी गेट 200,000। ये आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री ये है 240,000। इन अगर दोनों को मैं प्लस करूं तो 440,000 बनता है। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 220,000 बनते हैं। ये एवरेज इन्वेंट्री हो गई। 220,000 जो है ये एवरेज इन्वेंट्री। नॉर्मली अभी जो हम रेशोज़ कैलकुलेट करके जाएंगे उसके अंदर ये आप कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री हम यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है कि ये आप निकाल लें सबसे पहले कि ओपनिंग इन्वेंट्री आपने निकाल ली। उसने आपसे कहा था कि 20% हायर है, वहाँ से आपने निकाल के फिर इनको ओपनिंग और क्लोजिंग को प्लस किया और डिवाइड कर दिया 2 से, तो व्हाट यू गेट के एवरेज इन्वेंट्री। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना भी बड़ा आसान है कि आपके पास, आपको पता है ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है आपके पास, 200,000 की। इसमें परचेजेस को आप प्लस कर लें। परचेजेस कितनी दी हुई है आपको, 680,000 की परचेजेस हैं, ये आप देख रहे होंगे। ये 680,000 की परचेजेस को आप इसके अंदर प्लस कर लें, व्हाट यू गेट 880,000। इसमें से लेस कर दें आप क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 240,000। 640,000। 640,000 जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास आ गया। ये आपने फिगर्स निकाल ली। अब आपसे कहता है नंबर ए में कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल साइकिल इन डेज। वर्किंग कैपिटल साइकिल इन डेज मैंने आपको बताया था, ये वही कैम्ब्रिज का इस सिलेबस है, उसमें ये दी हुई है सारी रेशोज। वर्किंग कैपिटल साइकिल में क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज के रिसीवेबल कितने दिन में पैसा आपको मिल जाता है, इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज
और ट्रेड पेएबल टर्नओवर इन डेज के कितने दिन में आप पेमेंट कर देते हैं अपनी। इन तीनों को अगर प्लस करें तो ये आपके पास आ जाता है वर्किंग कैपिटल साइकिल इन डेज। और वर्किंग कैपिटल साइकिल इन डेज के अंदर ये जो तीन रेशोज़ हैं ये भी इसने दी हुई हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर किस तरीके से निकालेंगे, ट्रेड रिसीवेबल को ऊपर डिवाइड कर देंगे क्रेडिट सेल्स से मल्टीप्लाइड बाई 365। तो हम देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल हमारा कितना दिया हुआ है इसके अंदर। देखें ट्रेड रिसीवेबल 137,500 दिया हुआ है और सेल्स रेवेन्यू ये आपके पास 994,000 दी हुई है। तो 137,500 को डिवाइड कर दिया 994,000 एंड मल्टीप्लाइड बाई 365 जो डेज होते हैं। तो ये आपके पास 51 डेज जो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर आ गया। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री, और जो अभी हमने 220,000 निकाली थी, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये भी देखें फार्मूला इसने दिया हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर का, एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो दोनों चीज़ें हम ऊपर निकाल के आ रहे हैं। अभी आपको मैंने बताया था 640,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने निकाला था, एवरेज इन्वेंट्री 220,000। तो 220,000 डिवाइडेड बाय 640,000 मल्टीप्लाइड बाय वही 365 डेज। तो 126 डेज आपके पास आ गए। इसका मकसद है इन्वेंट्री जो आपकी सेल होती है तकरीबन 126 डेज लगते हैं इन्वेंट्री को सेल होने में। टर्नओवर उसका जो होता है, ट्रेड पेएबल टर्नओवर का फार्मूला क्या है? ट्रेड पेएबल टर्नओवर का फार्मूला ये है कि कॉस्ट ऑफ ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस। तो ट्रेड पेएबल आपका दिया हुआ है 52,100 और क्रेडिट परचेजेस आपको दी हुई है 680,000। तो 52,100 को 680,000 से डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 365, 28 डेज आपके पास आ गए। तो रिसीवेबल और इन्वेंट्री को प्लस कर देते हैं। रिसीवेबल के डेज 51 हैं, इन्वेंट्री के डेज 126 डेज हैं, और माइनस कर देते हैं ट्रेड पेएबल जो आप पेमेंट कर रहे हैं। तो 149 डेज का वर्किंग कैपिटल साइकिल आपके पास आया कि माल बिकने से लेके, माल ख़रीदने से लेके जो माल आप परचेज़ करते हैं उसको बेचना और फिर वो पैसा रिसीव होने में तकरीबन 149 डेज़ लगते हैं। तो इसका मकसद ये हुआ कि 149 डेज़ के अंदर आपके पास वर्किंग कैपिटल कंपनी के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। कैश, अगर कैश नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप पेमेंट कैसे करेंगे। और जो माल आप बेचते हैं उसको तो तकरीबन कोई 51 डेज़ के अंदर पैसा आता है तो फिर उसके बाद आप माल बिकने के अंदर 126 डेज़ लगते हैं आपके, फिर पैसा आने में इतना टाइम लगता है और फिर पेमेंट भी आपको करनी होती है। तो 149 डेज़ आ गया। अब ये आई डोंट नो कि वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, इंडस्ट्री के हिसाब से होता है कि इस इंडस्ट्री में जिसमें ये एफ लिमिटेड काम कर रही है, एफ लिमिटेड ही आई थिंक, तो ये एफ लिमिटेड, तो वो फिर इंडस्ट्री का ओवरऑल रेशो क्या है। तो देखते हैं ये आगे क्या पूछता है हमसे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है द कंपनी अलाउज इट्स कस्टमर 60 डेज क्रेडिट। कंपनी अपने कस्टमर को 60 डेज़ का क्रेडिट देती है। एंड फॉर्चुनेटली जो कस्टमर है हमारे वो 51 डेज़ में पेमेंट कर देते हैं। अभी हम रेशो निकल से देख कर आए हैं। द कंपनी इज़ अलाउड 30 डेज़ क्रेडिट बाय सप्लायर। सप्लायर इसे 30 डेज़ का क्रेडिट देते हैं और फॉर्चुनेटली अगेन हम 28 डेज़ में पेमेंट कर रहे हैं। आपने देखा होगा ट्रेड पेएबल टर्नओवर, तो ये भी रेशो विद इन जो इन्होंने तय किया था कंपनी की पॉलिसी है उसके हिसाब से तो सही है। द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फॉर द प्रीवियस ईयर वाज 104 डेज़ के प्रीवियस ईयर के अंदर ये रेशो 104 डेज़ थी, और ये फिर गलत है क्योंकि पहले तो 104 डेज़ आपके लग रहे थे इन्वेंट्री टर्नओवर बेचने में, लेकिन अब 126 डेज़ हैं। तो इन्वेंट्री आपकी पाइलअप हो गई, इन्वेंट्री आपकी स्टॉक ज़्यादा हो गया उसका, और वो डेफिनेटली पैसा आपका वहाँ पर स्टक अप हो रहा है। तो दैट्स द रॉन्ग सिग्नल। और रॉन्ग सिग्नल तो ऊपर वाला भी है, क्योंकि देखें हो क्या रहा है, हम अपने कस्टमर को जो हम माल बेचते हैं उससे वो 51 डेज़ में पैसा हमें मिल रहा है, लेकिन हम अपने क्रेडिटर को जिससे हम माल ख़रीदते हैं उससे हम 28 डेज़ में पैसा दे रहे हैं। तो दैट्स अगेन रॉन्ग के ये भी इम्प्रूव होना चाहिए, क्योंकि आप जो साइकिल है आपका वो इम्प्रूव होगा अगर आप ये ट्रेड पेएबल जो है इसके दिन थोड़े से कम हो जाएं, और अगर रिसीवेबल के दिन भी कम हो कि हमें जल्दी पैसा अगर मिले तो बेहतर है। अब इसके बाद देखते हैं द नेट वर्किंग एसेट्स टू रेवेन्यू रेशो हैज़ राइजन फ्रॉम 27.85% टू 32.74%। इसका मतलब है नेट वर्किंग एसेट्स टू रेवेन्यू। तो नेट वर्किंग एसेट्स टू रेवेन्यू का फार्मूला क्या है?
नेट वर्किंग एसेट्स टू रेवेन्यू का फार्मूला है नेट वर्किंग एसेट्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। नेट वर्किंग एसेट्स क्या क्या होता है? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल माइनस ट्रेड पेबल। अगेन वही बात है, क्योंकि इन्वेंट्री के डेज बढ़ गए हैं। आपने देखा कि इन्वेंट्री 104 डेज़ के अंदर टर्नओवर था उसका, अब 126 डेज आपके लग रहे हैं। तो डेफिनेटली ये रेशो का मकसद ये है कि रेवेन्यू का जो मेजर पार्ट है आपका, वो फिर वर्किंग कैपिटल को फंड करने में लग रहा है, एंड दैट्स नॉट द गुड साइन। इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। इन्वेंट्री टर्नओवर आप क्विक करें, और रिसीवेबल जो है वो अगर क्विकली आपके पास पैसा आ जाता है तो, और ट्रेड पेएबल आप थोड़ा सा अगर डिले कर सकते हैं और बढ़ा दें इसको, क्योंकि 30 दिन का तो टाइम है 30 डेज़ का, आप 28 डेज़ में पेमेंट कर रहे हैं, तो वैसे ही गलत कर रहे हैं ये। इसलिए गलत है कि 2 दिन का फिर आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा जो अभी आप नहीं ले रहे हैं। ट्रेड पेएबल हैड फॉलन, ट्रेड पेएबल गिर गए, एंड ट्रेड रिसीवेबल हैड राइजन सिंस 31 मार्च 2017। लास्ट ईयर के मुकाबले में ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया और ट्रेड पेएबल कम हो गया। तो ये अगेन रॉन्ग सिग्नल है। ट्रेड रिसीवेबल को कम होना चाहिए था, ट्रेड पेएबल को बढ़ना चाहिए था। यह रिवर्स ट्रेंड है। एनालाइज द लिक्विडिटी ऑफ एफ लिमिटेड की लिक्विडिटी बयान करें। एनालाइज द चेंज इन नेट वर्किंग एसेट्स टू रेवेन्यू रेशो ऑफ एफ लिमिटेड। ये जो रेवेन्यू वाला आपको दिया है 27.85 से 32.74, इसको एनालाइज करना है और लिक्विडिटी को करना है। तो लिक्विडिटी की पोजीशन तो हम देख कर आए हैं कि ख़राब है। द कंपनी इज़ रिसीविंग पेमेंट एंड मेकिंग पेमेंट विद इन द एग्रीड पीरियड। जो भी हमने देखा कि जो इनका एग्रीड पीरियड है कि रिसीवेबल 60 डेज़ में आना चाहिए, तो 51 डेज़ में पैसा आ रहा है, और पेमेंट 30 डेज़ में करनी चाहिए तो हम फिर 28 डेज़ में पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट्स आर बीइंग मेड बिफोर रिसीट्स। पेमेंट्स आप पहले कर रहे हैं रिसीट से पहले, सो देयर विल बी एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कैश फ्लो। इसका डेफिनेटली एडवर्स इफेक्ट होगा कैश फ्लो के ऊपर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हैज़ वर्सेंड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, जो भी हम बातें करके आ रहे हैं कि 104 से 126, तो ये तो और डिटेरियोरेट हो गई इसकी पोजीशन आके कि नॉट बैड, हैज़ वर्सेंड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। लिक्विडिटी कुड बी इम्प्रूव बाय रिड्यूसिंग रिसीवेबल। कि आप रिसीवेबल को कम कर दें, रिसीवेबल के डेज कम हो जाएं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के डेज अगर कम हो जाते हैं वाइलेस्ट इंक्रीजिंग ट्रेड पेएबल डेज। यही तरीके हैं लिक्विडिटी को बढ़ाने के कि पैसा आपके पास जल्दी आ जाए, इन्वेंट्री आपकी क्विकली सेल हो जाए, और ट्रेड पेएबल को थोड़ा आप रोक कर पैसा दें। तो दैट्स द पॉइंट कि लिक्विडिटी इस कंपनी की ओवरऑल पोजीशन सही नहीं है। द रेशो हैज़ वर्सेंड फ्रॉम प्रीवियस ईयर के रेशो जो आपकी जो रेवेन्यू रेशो थी, द नेट वर्किंग एसेट्स टू रेवेन्यू हैज़ राइजन 27 से ये 32 हो गया है। तो इट हैज़ आल्सो वर्सेंड फ्रॉम प्रीवियस ईयर बिकॉज ए ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू इज़ बीइंग यूज्ड टू फंड द वर्किंग कैपिटल साइकिल। कि आप और आपने रेवेन्यू का एक मेजर पार्ट जो है वर्किंग कैपिटल साइकिल पे लगा रहे हैं। इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, प्लांट में एक्सपेंशन है, या और कोई अपनी मज़ीद आप जो अपनी जो बिज़नेस कर रहे हैं इसके एक्सपेंशन के अंदर किसी और जगह आप कोई आउटलेट खोलना चाह रहे हैं, तो इट ऑल नीड मनी। लेकिन पैसा आपके पास है ही नहीं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल साइकिल में ही सारा पैसा लग जाता है, तो आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे। द इंक्रीज इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू दिस एंड इंडिकेट्स ग्रेटर इनएफिशिएंसी। कि इन्वेंट्री बढ़ गई है 104 से 126 डेज के ऊपर आप आ गए, और 126 डेज ये भी गलत है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। द फॉल इन ट्रेड पेएबल एंड राइज इन ट्रेड रिसीवेबल इज आल्सो हैड द सेम इफेक्ट। आपका रिसीवेबल बढ़ गया है और ट्रेड पेएबल कम हो गया है पिछले साल के मुकाबले में, तो इसलिए भी ये रेशो जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड के ऊपर आपको नज़र आ रही है। तो दिस इज़ द होल पॉइंट। कंपनी इज़ इन सीरियस क्राइसिस सिचुएशन के कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजी रिवाइज करनी चाहिए ताकि ये चीज़ें बेहतर हों। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहता है ब्लेयर एन इन्वेस्टर, क्या ब्लेयर एक इन्वेस्टर है विच इज़ टू इन्वेस्ट इन आइदर एफ लिमिटेड, वो या तो एफ लिमिटेड में इन्वेस्ट करना चाहता है, और एक कॉम्पिटिटर सी लिमिटेड, या इसका एक कॉम्पिटिटर है सी लिमिटेड, वहाँ करना चाहता है। द मार्केट वैल्यू ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर्स इन बोथ कंपनीज इज़ $1.50। कि दोनों कंपनीज की जो बुक वैल्यू, शेयर की जो बुक वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू, बल्कि मार्केट के अंदर जो शेयर है दोनों का एक ही वैल्यू पे बिक रहा है $1.5 के ऊपर। ब्लेयर्स मैन रिक्वायरमेंट इज़ ए रेगुलर इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। ब्लेयर की रिक्वायरमेंट ये है कि रेगुलर इनकम आए उसको अपनी इन्वेस्टमेंट से, कि वो डिविडेंड रेगुलर चाहता है।
relevant information for the two companies is as follows। अच्छा देखिए, अगर आप समटाइम्स ये होता है कि आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाते हैं, कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, आपका पर्पज़ ये नहीं होता कि आप रेगुलर इनकम आपको चाहिए होती है, बल्कि यू वुड लाइक टू मेक मनी। शॉर्ट टर्म में शेयर की वैल्यू बढ़ी, आपने उसको बेच दिया। लेकिन अगर आप रेगुलर इनकम चाहते हैं तो वो कंपनी जिसका डिविडेंड कवर अच्छा है, अर्निंग पर शेयर अच्छी है और जो आपको डिविडेंड पर शेयर अच्छा देती है, वहाँ पर उस कंपनी में नॉर्मली आप इन्वेस्ट करते हैं। मैं ये डिविडेंड की तरफ से आपको सुकून हो गया, मुझे डिविडेंड मिल जाएगा। अर्निंग पर शेयर जिस कंपनी की अच्छी होगी उस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जिसकी अर्निंग पर शेयर अच्छी होगी वो डेफिनेटली क्या करेगा, डिविडेंड भी देने के चांसेस होते हैं। तो लेट्स सी, गियरिंग शो करती है कि जो लिक्विडिटी है, जो जो आपने लोन लिए हुए हैं उसका रेशो टोटल इक्विटी में कितना है। तो एफ लिमिटेड की 20% है, तो अच्छी साइन है ये कि इसका मकसद है कि जो लोन है वो फिर आपके कम है। वेर एज सी लिमिटेड के अंदर ये 25% है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सी लिमिटेड जो है वो उस पोजीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि इसके लोन वगैरह हैं, लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है और वो फिर जो प्रॉफिट है उसका एक मेजर पार्ट जो है वो इंटरेस्ट में चला जाता है। तो गेयरिंग कोई अच्छी, जितनी ये कम हो इतना बेहतर होता है। तो इस हिसाब से तो एफ लिमिटेड बेहतर है। अर्निंग पर शेयर अलबत्ता जो आप देखेंगे उठा के, तो एफ लिमिटेड $0.18 है, वेर एस सी लिमिटेड के $0.21 है। तो ये यहाँ सी लिमिटेड जो है बेहतर है, इसकी अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है। डिविडेंड कवर 3 टाइम्स है इसका, यानी जो भी अर्निंग ये कमाती है वो 3 टाइम्स डिविडेंड देने के इसके पास पैसे होते हैं, वेर एज इसके पास 4 टाइम्स है। तो यहाँ भी सी लिमिटेड की पोजीशन अच्छी है। और डिविडेंड पर शेयर ये $0.09 इसने दिया है, इसने $0.12 दिया है। तो औसत यहाँ भी ये इसकी पोजीशन बेहतर है। तो अपेरेंटली एडवाइस ब्लेयर इन विच कंपनी हैज़ ही शुड इन्वेस्ट, जस्टिफाई योर आंसर। तो अपेरेंटली इन सबको देखते हुए हमें, हालांकि गेयरिंग ठीक है इसकी ज़्यादा है सी लिमिटेड की, लेकिन बाकी क्योंकि इसको रेगुलर इनकम चाहिए, तो रेगुलर इनकम के जितने भी इंडिकेटर हैं, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड कवर और डिविडेंड पर शेयर, वो सी लिमिटेड के बेहतर है। तो वी वुड एडवाइज ब्लेयर कि वो सी लिमिटेड में इन्वेस्ट करे। देखते हैं ये क्या कहते हैं। द गेयरिंग ऑफ एफ लिमिटेड इज लोअर विच इंडिकेट्स लेस रिस्क, रिस्क कम है। आल्दो बोथ आर लो गेयर्ड कंपनीज, लेकिन दोनों कंपनीज लो गेयर्ड है। लो गेयर्ड का मकसद है 50% से नीचे नीचे गेयरिंग है इनकी, उसकी 25 है, इसकी 20 है, तो लो गेयर्ड कहलाता है। गेयर्ड बढ़ जाएगा अगर 50% से 50% से अगर ये रेशो ऊपर होती है तो हम कहेंगे हाई गेयर्ड कंपनीज हैं। अर्निंग पर शेयर ऑफ सी लिमिटेड इज हायर विच इज़ बेटर, इंडिकेटिंग ग्रेटर प्रॉफिट फॉर ईच शेयर हेल्ड्स। के अर्निंग पर शेयर अभी हम देख कर आ रहे हैं सी लिमिटेड की बेहतर है। डिविडेंड कवर ऑफ सी लिमिटेड इज हायर, डिविडेंड कवर जो है वो भी सी लिमिटेड का हायर है। अभी हमने देखा, इंडिकेटिंग दैट देयर इज ए ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। डिविडेंड पर शेयर ऑफ सी लिमिटेड इज हायर, डिविडेंड पर शेयर जो है वो भी सी लिमिटेड का हायर है, विच इज़ बेटर, शोइंग दैट ए हायर डिविडेंड इज पेड फॉर ईच शेयर ओन। हर शेयर के बदले जो डिविडेंड मिलेगा वो आपको ज़्यादा मिलेगा। फ्रॉम द लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, आई वुड एडवाइज ब्लेयर टू इन्वेस्ट इन सी लिमिटेड, सी लिमिटेड में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दैट वाज ऑल जो हमने करा क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो कीप स्माइलिंग एंड प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे। अल्लाह हाफ़िज़।